नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारी पिछली वीडियो आपने यदि देखी हो तो हम उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, इंडिया पॉलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है इंडिया पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था बाई उमेश लाडूणा। इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, हमारी पिछली वीडियो इसमें अपलोड हो चुकी है और आप उनको देख सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में बात की थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाए गए कानूनों के बारे में, किस प्रकार से नियम बनाए गए थे। हमने देखा कि जो एक व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है और भारत को अपने अधीन कर लेती है, भारत में किस प्रकार से अपना शासन स्थापित कर लेती है, हमने ये देखा। उन्होंने सभी रियासतों को धीरे धीरे करके अपने अधीन कर लिया। कुछ रियासतों को ने युद्ध के द्वारा जीत लिया, कुछ को हड़प लिया और कुछ को 1817-18 की संधि के आधार पर उनको अपने अधीन कर लिया। इसमें जो उनके द्वारा जीते गए क्षेत्र थे, जिनको हड़प लिया, उन्हें ब्रिटिश भारत कहा जाता है। और जिन रियासतों को उन्होंने संधि के तहत अपने अधीन किया, उन सभी को देसी भारत या रियासती भारत कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो भारत का जो संविधान बना है, इससे पूर्व भारत में किस प्रकार के नियम थे, क्या कानून थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसी कड़ी में हमने बात की थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, जो भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया पहला कानून था। उसके बाद में हमने देखा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसके अंदर भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। उसके बाद में हमने देखा 1913 का चार्टर एक्ट, फिर हमने देखा 1933 का चार्टर एक्ट, फिर हमने देखा 1953 का चार्टर एक्ट, जिसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का अधिकार न देकर के आगामी नई व्यवस्था तक शासनाधिकार दिया गया था। उसके बाद भारत में कुछ विद्रोही घटनाएं हुई, जिसमें 1857 की क्रांति मुख्य है। 1857 का यह विद्रोह हुआ जिसमें ब्रिटिश शासन को एक हिला दिया था भारतीय लोगों ने। किस प्रकार से जन विद्रोह हुआ वो सभी आधुनिक भारत के इतिहास का टॉपिक है, तो आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में उसके अगले वर्ष 1758 को भारत के लिए एक नियम बनाया गया ब्रिटिश संसद द्वारा, जिसके अंदर व्यवस्था की गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उसको भारत में समाप्त कर दिया गया। अब भारत का जो शासन है वो सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन था, ब्रिटिश महारानी के अधीन था। यह सब व्यवस्था उसमें की गई। उसके बाद धीरे धीरे और कानून बनाए गए। कानून के बारे में हमने चर्चा की थी 1909 का भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्लेमेंटो अधिनियम भी कहते हैं, जिसके अंदर व्यवस्था की गई कि जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम लीग है, उनके लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया। उसके बाद में आज हम शुरू करेंगे अगले कानून के बारे में, जिसे कहते हैं 1919 का भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, जिसका एक अन्य नाम भी है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। हम चर्चा कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। आज की चर्चा में हम देखेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, अधिनियम भी कहते हैं, क्योंकि जिस वक्त ये बना, जिस वक्त ये शासन अधिनियम बनाया गया, उस वक्त भारत सचिव थे मोंटेग्यू। उस वक्त क्या थे? भारत सचिव थे। उसके बाद में ये जो चेम्सफोर्ड है, ये भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे चेम्सफोर्ड। पिछली वीडियो में हमने बात की थी, ये जो गवर्नर जनरल का पद है ये ब्रिटिश भारत के लिए है।
ये जो गवर्नर जनरल का पद किसके लिए था? ब्रिटिश भारत के लिए था। और जो देसी भारत था, जो रियासती भारत था, उनके लिए वायसराय का पद बनाया गया था। यह भी हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। तो ये जो अधिनियम जो बनाया गया था, ये ब्रिटिश भारत के लिए बनाया गया था, क्योंकि जो गवर्नर जनरल थे वो ब्रिटिश भारत के लिए थे। और जो भी कानून गवर्नर जनरल के रूप में बनाए जाते थे, वो सारे के सारे कानून किसके लिए बनाए जाते थे? ब्रिटिश भारत के लिए बनाए जाते थे। अब देखो, उसके बाद में हम इस पूरे शासन की चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं इसकी क्या पृष्ठभूमि रही थी, इसको बनाने के पीछे क्या कारण रहा था, क्या रीजन रहा था, किसने इस अधिनियम को बनाने के लिए सिफारिश की थी, हम वो भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, एक रिपोर्ट आई थी 1917 के अंदर। 1917 में एक रिपोर्ट आई थी, मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड, इन दोनों के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1917 में, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। तो उसमें क्या व्यवस्था की गई वो देखते हैं। 1917 में एक रिपोर्ट पेश की गई मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा। उस रिपोर्ट के आधार पर इस नियम का गठन किया गया। तो 1917 में एक रिपोर्ट आई, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ये जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है, इसको 1917 में पेश किया गया। इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि जो भारत के अंदर जो व्यवस्था है उसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा, क्योंकि भारत में अब हमारे विरोध में कुछ घटनाएं घटित हो चुकी हैं। अब भारत वाले ये कहते हैं, भारतीय लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजों, आप भारत छोड़ के चले जाओ, हमें हमारे देश का शासन हमें खुद को करने दो। तो इन्होंने कहा, यदि हमारे शासन में जो पहले कुछ गलतियां रही है उनको थोड़ा सुधार लेते हैं, ताकि हम आगे लंबे समय तक क्या कर सकें? भारत पर शासन कर सकें। इसी व्यवस्था में इन्होंने कहा कि हमें एक नया अधिनियम बनाना चाहिए, जिससे हम इस व्यवस्था को सुधार सकें। इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी नाम दिया गया। अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखा, एक छोटा सा प्रयोग करके देखा। 1909 के अधिनियम में भारत के लिए एक अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई। मुस्लिम समुदाय के लिए, मुस्लिम लीग के लिए एक अलग से निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ करके, जिसे सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली कहते हैं, वो निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ करके उन्होंने 1909 में एक छोटा सा प्रयोग करके देखा, जिस प्रयोग का रिजल्ट उन्हें 1916 में देखने को मिला। 1916 में जिसका इन्हें प्रयोग, जो परिणाम था वो देखने को मिला। वो परिणाम किस प्रकार देखने को मिला, हम देखते हैं। हम देखेंगे 1919 के इस अधिनियम के पीछे क्या पृष्ठभूमि रही। तो 1919 का जो अधिनियम बना, उसके पीछे के देखो, उस वक्त के लिए जो भारत में जो व्यवस्थाएं चल रही थी, अब भारत क्या था, भारत के लोगों को इतना ये मालूम हो चुका था, ये उन्हें विश्वास हो चुका था कि जो अंग्रेज है वो भारत के अंदर व्यापार करने के लिए नहीं, बल्कि हमें लूटने के लिए आए हैं, हम पर शासन करने के लिए आए हैं। भारत वालों को यह पता चल गया कि अंग्रेज अब यहाँ से धन लूट करके अपने देश लेके जा रहे हैं। इससे पहले जो भी शासक बाहर से आया, जिन्होंने भारत को लूटा, भारत को जीता, उन्होंने भारत को जीत करके भारत को अपना घर बना लिया, भारत को अपना घर बना लिया। यहीं पर उस धन का प्रयोग करते रहे, यही धन को लगाते रहे, चाहे उन्होंने कुछ महल बनाए, गढ़ बनाए, कोई भी व्यवस्था की, तो उन्होंने इसी देश के अंदर उस धन को लगाया। लेकिन अंग्रेजों के सापेक्ष ये बातें नहीं थी। अंग्रेजों ने भारत से जो धन था वो इकट्ठा किया और अपने देश लेके जाते थे। उसी प्रकार से अब लोगों में ये थी कि अब एक तो थी उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना जाग चुकी थी, लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जाग चुकी थी। अब वो ये चाहते थे कि अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएं और हमें अपना शासन छोड़ दे जाएं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही थी। इसी कड़ी में कांग्रेस का गठन भी किया गया था। कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते रहे हैं। कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता रहा है, जिसमें उन्होंने ये कोशिश की कि हम किसी भी प्रकार से अंग्रेजों से ये शासन अपने भारत के अधीन कर लें, भारत को अंग्रेजों से आजाद कर लें, ताकि भारत में विकास हो। लोगों को यह समझ आ चुका था कि भारत और भारतीयों का विकास तभी संभव है जब कोई विदेशी शासक भारत में शासन न करें। अंग्रेज जब भारत को छोड़कर जाएंगे, भारत जब आजाद हो जाएगा, तभी भारत और भारतीयों का क्या होगा, विकास हो सकेगा। 1914-15 में एक
मूवमेंट चालू की गई, एक कार्यक्रम चालू किया गया जिसका नाम था होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट जिसे स्वशासन कार्यक्रम भी कहते हैं। स्वशासन के लिए एक मूवमेंट चालू की गई, एक कार्यक्रम चालू किया गया, एक संगठन बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, होम रूल। होम रूल मूवमेंट रखा गया। ये जो मूवमेंट चालू किया था वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट ने। एनी बिसेंट ने होम रूल मूवमेंट चालू किया। इन्होंने कहा कि हम भारत का जो स्वशासन चाहिए, हमें अपने देश का शासन खुद को चाहिए, हम अपने देश का शासन खुद करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त भारत के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जाग चुकी थी। महात्मा गांधी भी इस वक्त क्या हो चुके थे, सक्रिय हो चुके थे। जवाहरलाल नेहरू जी भी इस राजनीति में शामिल हो चुके थे। जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल जी नेहरू भी इसमें शामिल हो चुके थे और इनके साथ साथ बहुत से क्रांतिकारी भी इसमें शामिल हो चुके थे। अब भारत खुद एक अलग देश, आजाद देश के रूप में बनना चाहता था। भारत अब खुद का शासन खुद करना चाहता था। इसी क्रम में एक होम रूल लाया गया। कब लाया गया, 1914-15 में लाया गया। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा इसको चालू किया गया, जिसमें स्वशासन की मांग रखी गई, जिसमें स्वशासन की मांग रखी गई। इसके बाद 1916 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। 1916 में एक कांग्रेस का क्या होता है, अधिवेशन होता है। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ वो लखनऊ में हुआ, जिसे लखनऊ अधिवेशन भी कहते हैं। लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन हुआ, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी कि जब अंग्रेजों ने 1909 के अंदर ब्रिटिश सरकार द्वारा एक प्रयोग किया गया भारत के लिए, जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम लीग है, उसके लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ करके उसका जो परिणाम था देखने को कब मिला अंग्रेजों को, 1916 में देखने को मिला, जिससे वे और आसक्त हो गए कि अब हम कुछ और ऐसा करके भारत में लंबे समय तक शासन कर सकेंगे। उस सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई, उसका एक जो परिणाम निकला वो कुछ इस प्रकार से निकला कि जब लखनऊ अधिवेशन हुआ उसके अंदर दो भाग बन गए, कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग अलग हो चुकी थी। मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो चुकी थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों क्या हो चुके थे, अलग हो चुके थे। ये था सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली 1909 में प्रारंभ की गई, उसका परिणाम ये था कि मुस्लिम लीग क्या हो चुकी थी, कांग्रेस से अलग हो चुकी थी। तो अब अंग्रेजों को लगा कि अब हम भारत का शासन और लंबे समय तक कर सकते हैं, कि हमारी जो फूट डालो और राजनीतियों की नीति है वो अब काम कर रही है। अब उसी नीति के आधार पर हमें काम करना पड़ेगा ताकि हम भारत में लंबे समय तक क्या कर सकें, शासन कर सकें। क्योंकि अंग्रेजों को यह पता चल गया था कि जो 1857 की विद्रोह हुआ था, उस वक्त हिंदू और मुस्लिम सभी एक साथ इकट्ठे होकर के एक साथ कंधा मिलाकर के लड़े थे। अब उन्होंने दोनों को अलग करने की कोशिश की, उसमें उनको एक परिणाम दिखाई दिया 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जब मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हो गई। कांग्रेस भी दो भागों में बट गई इस वक्त, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल में कांग्रेस बंट गई। गरम दल के जो कांग्रेसी थे उनका मानना था कि भारत को जल्दी से जल्द आजाद किया जाए ताकि हम भारत और भारतीयों का क्या कर सकें, विकास कर सकें। भारत को आजादी लेने के लिए 1857 के विद्रोह जैसी उस प्रकार की क्रांति उससे भी बड़े स्तर पर करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों को अब भारत से मारकर लड़कर किसी प्रकार से उनको यहाँ से भगाना पड़ेगा, तभी हमें स्वशासन मिलेगा। और नरम दल का मानना यह था कि हम ब्रिटिश सरकार के नीचे रह करके कुछ ऐसा कार्य करें ताकि अंग्रेजों को ये लगे कि अब इन्हें शासन सौंप देना चाहिए, सौंप देना चाहिए। इनका मानना था कि अभी तक हम स्वशासन के लिए योग्य नहीं है, अभी हमें कुछ और समय लगेगा स्वशासन के लिए। अभी तक जिस प्रकार की व्यवस्था ये कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हम हमारे देश के शासन को थोड़ा सा
सुधार सकेंगे। इनका मानना था कि इनको जल्द से जल्द हटा दिया जाए, अंग्रेजों को भारत से जल्द हटा दिया जाए ताकि भारत में स्वशासन स्थापित हो जाए। इनका मानना था कि हमें विद्रोह करना चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ ताकि हम स्वशासन प्राप्त कर सकें, भारत को आजाद कर सकें। इस प्रकार का ये 1916 में जो अधिवेशन हुआ उसमें ये व्यवस्था हुई कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो चुकी थी। इन दोनों के अलग होने से अंग्रेजों को कुछ और मोटिवेशन मिला कि हम अब और कुछ ऐसा कर सकते हैं, हम इनको और अलग कर सकते हैं, कांग्रेस में जो और लोग हैं उनको भी अलग कर सकते हैं, उनमें फूट डाल सकते हैं ताकि हम लंबे समय तक शासन कर सकें। अब इसके अंदर उन्होंने कुछ और कार्यक्रम किए 1919 के उस अधिनियम में, उन्होंने कुछ ऐसे और प्रयोग करके देखे ताकि इनमें फूट डले। तो देखते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या क्या व्यवस्था की गई। अब हम देखेंगे 1919 के अधिनियम में जो व्यवस्था की गई। 1919 के इस अधिनियम में पहला किया गया कि जो सांप्रदायिक आधार पर जो 1909 में निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई उसको जारी रखा गया। तो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को जारी रखा गया और इसमें 4 शब्द, यूं कहें तो 4 समुदाय और जोड़ दिए। 4 शब्द या यूं कहें कि 4 समुदाय और जोड़ दिए, 4 समुदाय और जोड़ दिए गए जिनके लिए सांप्रदायिक आधार पर अलग से निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई। इनमें कौन कौन से समुदाय जोड़े गए वो देखो। एक था सिखों के लिए भी अब एक नई निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ कर दी गई। एक था यूरोपियन, ऐसे यूरोपियन जो यूरोप के अलग अलग देशों से भारत में आकर के रह रहे थे, उन सभी के लिए क्या किया गया, अलग से निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई। एक इसमें जोड़ दिया गया भारतीय ईसाई। भारतीय ईसाई उन लोगों से मतलब है कि जो लोग धर्मांतरण के आधार पर, जो ऐसे भारतीय है जो धर्मांतरण के आधार पर ईसाई बन चुके हैं, जिन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया गया, वो भारतीय ईसाई थे और उन भारतीय ईसाइयों के लिए भी अलग से निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ कर दी गई। इसके बाद इसमें एक नाम और जोड़ा गया, आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय, तो इस प्रकार से इनके 4 समुदाय, 4 शब्द और जोड़ दिए गए 1919 के इस अधिनियम में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन के लिए। ये इन चारों के लिए भी निर्वाचन अलग होगा, इनका भी निर्वाचन अलग होगा। आंग्ल भारतीयों से मतलब था ऐसे भारतीय लोग जिनके माता या पिता दोनों में से कोई एक अंग्रेज हो। उन दोनों में से कोई एक कहां का हो, इंग्लैंड का हो, यूरोप का हो, वो आंग्ल भारतीय कहलाते हैं। और आंग्ल भारतीयों के लिए भी निर्वाचन अलग से रखा गया। 2019 से पहले जो लोकसभा थी उसके अंदर भी आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता था। 2 आंग्ल भारतीयों को उसमें भी क्या किया जाता था, मनोनीत किया जाता था। 2019 में जो संविधान संशोधन हुआ, उस संविधान संशोधन के अनुसार आंग्ल भारतीय शब्द को संविधान संशोधन में संविधान से हटा दिया गया। अब जो वर्तमान के अंदर जो लोकसभा के अंदर 2 निर्वाचित होते थे पहले, वो अब निर्वाचित नहीं होते। जो मनोनीत किए जाते थे आंग्ल भारतीय, अब मनोनीत नहीं किए जाते। तो आंग्ल भारतीयों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, यूरोपियन के लिए और सिखों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई। इस सब का जो, इन सब के लिए जो उनकी मंशा यही थी, उनकी धारणा ये थी कि हम इन लोगों में फूट डाल सकते हैं और जितनी ज्यादा हम फूट डाल सकते हैं, ये दोनों ये अलग होंगे तो हम लंबे समय तक भारत में शासन कर सकेंगे, हम लंबे समय तक भारत में शासन कर सकेंगे। इसी मंशा के आधार पर उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को और विस्तारित किया। उसमें 4 शब्द और जोड़ दिए गए, 4 समुदाय और जोड़ दिए गए, सिख, यूरोपियन, भारतीय ईसाई और आंग्ल भारतीय। इसके बाद इन्होंने इसी अधिनियम में एक व्यवस्था और की। इतने बड़े भूभाग में जब इन्होंने
शासन करना प्रारंभ किया तो अब उनको कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा जिसके अंदर उच्च पदों पर भर्ती के लिए लोगों की जरूरत पड़ी। अब देखो उन अधिकारियों को भर्ती करने के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रारंभ करनी चाहिए। तो इसी 1919 के अधिनियम के तहत भारत के अंदर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इससे पहले क्या था, जो अधिकारी जो नीचे के जो पदों पर थे उन्हीं को ही इन पदों जो लोक सेवा के जो पद हैं, जो अधिकारी उच्च पद है, उस पर उन्हें ही रखा जाता था, उन्हें ही चयनित किया जाता था। इसमें कई समस्याएं आने लगी, इसमें भ्रष्टाचार फैलने लगा और भ्रष्टाचार को घटाने के लिए अंग्रेजों ने लोक सेवा आयोग के रूप में एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ करनी चाहिए। इसके लिए एक आयोग बनाया गया, एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था ली आयोग। इसी ली आयोग की सिफारिश से 1926 में भारत के अंदर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ताकि अब जो भर्तियां हो, जो उच्च पदों पर जो लोगों को भर्ती करना है, जिन अधिकारियों को भर्ती करना है, उन्हें अब भर्ती परीक्षा के रूप में उनको वो भर्ती परीक्षा पास करनी होगी और जो उस परीक्षा को पास करेंगे वही इस उच्च पदों पर चयनित हो पाएंगे। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, का प्रावधान किया गया, जिसमें एक ली आयोग की सिफारिशों से 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत के अंदर अब खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ की गई। उच्च पदों पर जो उनका जो लोक सेवा आयोग के लिए भर्तियों का प्रारंभ किया गया। इसके बाद हम देखते हैं क्या व्यवस्था और की गई। 1919 के इस अधिनियम में भारत में एक बार फिर से दोहरा शासन या द्वैध शासन चालू किया गया। द्वैध शासन या दोहरा शासन प्रारंभ किया गया। इसी 1919 के अधिनियम में भारत में एक बार फिर से दोहरा शासन प्रारंभ किया गया, जिसमें आरक्षित विषयों को और हस्तांतरित विषयों को अलग अलग कर दिया गया। हस्तांतरित विषयों को प्रांतीय अधिकारियों को दे दिए गए और जो आरक्षित विषय थे उनको गवर्नर जनरल के लिए रख दिया गया। और इसके अंदर एक और व्यवस्था की गई, संघात्मक ढांचा भारत में चलाया गया। संघात्मक ढांचा भारत में बनाया गया। भारत में संघात्मक ढांचे का प्रारंभ किया गया, जिसके अंदर व्यवस्था की गई कि एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे लोकसभा भी कह सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक और बनाया गया काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे राज्यसभा भी कहा जा सकता है। इस प्रकार से 1919 के इस अधिनियम में भारत में द्वैध शासन को प्रारंभ किया गया, दोहरे शासन को प्रारंभ किया गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अलग अलग काम सौंप दिए गए और कुछ जो विषय थे उन विषयों में हस्तांतरित विषयों को अलग कर दिया गया, जिन्हें प्रांतीय अधिकारियों को दे दिए गए, और जो बचे कुछ और विषय जो बचे उन्हें आरक्षित विषय के रूप में गवर्नर जनरल के लिए सेफ रखा गया। जो आरक्षित विषय थे उन विषयों पर नियम बनाने का, कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को था। उसके बाद जो बचे हस्तांतरित विषय, जिन्हें हस्तांतरित किया गया प्रांतीय अधिकारियों के रूप में, उनमें जो नियम कानून बनाने का अधिकार था वो उनको दिया गया। इसी प्रकार से भारत के अंदर द्वैध शासन को एक बार फिर से चालू किया गया, संघात्मक ढांचा बनाया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट को अलग अलग इसमें किया गया।
इसके अंदर एक और व्यवस्था की गई जो देखते हैं। इसी अधिनियम में 1919 के इस अधिनियम के अंदर केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग अलग किया गया। केंद्रीय बजट से राज्य बजट को पृथक किया गया। पृथक किया गया। 1919 के इस अधिनियम से पहले पूरे भारत के लिए, जो पूरा ब्रिटिश भारत था, उसके लिए जो बजट बनता था वो सिर्फ एक ही बार बनता था, जिसे केंद्रीय बजट कहते थे। अब यह बजट राज्य बजट को अलग कर दिया गया। प्रत्येक जो रियासतें थी या राज्य थे उनके लिए जो बजट बनता था उनको अलग कर दिया गया, और जो प्रत्येक जो राज्य थे उनको ये अधिकार दिया गया कि आप अपना बजट स्वयं बना सकते हैं। पृथक किया गया और राज्यों को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया। अधिकार दिया गया। तो ये व्यवस्था भी 1919 के इस अधिनियम में की गई। इसके बाद जो देसी भारत था, देसी भारत जो रियासती भारत था, उसके लिए एक व्यवस्था की गई कि देसी, इसके लिए नरेंद्र मंडल का एक नाम का एक संगठन बनाया गया। तो देसी भारत के लिए नरेंद्र मंडल या बोर्ड ऑफ प्रिंसेस, बोर्ड ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नामक एक संगठन बनाया गया। नामक संगठन बनाया गया। बनाया गया। अलग अलग जो देशी रियासतें थी उन सभी रियासतों के शासकों को मिला करके एक नरेंद्र मंडल बनाया गया, एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया। उनको ये आश्वासन दिया गया कि हम आपकी रियासतों के लिए अच्छा काम करेंगे, अच्छा शासन चलाएंगे। आपकी जो रियासतें हैं उनमें जो शासन व्यवस्था चल रही है उसको उत्तरदायी शासन में बदलेंगे, उसके लिए अच्छी सुशासन लाएंगे, ताकि इनकी इस नरेंद्र मंडल को बनाने के पीछे इनकी मंशा ये थी, इनकी धारणा ये थी कि जब हम इन सभी रियासतों के शासकों को अपने अधीन कर लेंगे, इनको मना लेंगे, तो हम लंबे समय तक भारत में क्या कर पाएंगे, शासन कर पाएंगे। तो इस प्रकार की अंग्रेजों की मंशाओं को लेकर के इन्होंने अलग अलग व्यवस्थाएं की, तो पूरे भारत के अंदर इन्होंने उत्तरदायी शासन के रूप में लाने की कोशिश की। और जो ये 1919 का ये जो अधिनियम है, इसकी प्रस्तावना में भी उन्होंने ये लिखा कि हम भारत के लिए उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। आपसे यदि कोई पूछे कि 1919 का ये जो अधिनियम बना है इसके लिए प्रस्तावना क्या रखी गई, तो प्रस्तावना में ये लिखा गया कि हम भारत के लिए उत्तरदायी शासन व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। इस प्रकार से इन्होंने ये व्यवस्था की। अब ये जो एक्ट बनाया गया 1919 का, ये जो भारत शासन अधिनियम बनाया गया, इस अधिनियम पर समीक्षा करने के लिए 10 वर्षों का टाइम दिया कि 10 वर्षों बाद भारत में इसका क्या प्रभाव रहा है, इसकी समीक्षा की जाएगी। एक सर्वे किया जाएगा जिसमें यह पता लगाया जाएगा कि 1919 का जो अधिनियम है भारत में सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो इसकी समीक्षा की जानी थी 10 वर्षों बाद। 1919 के इस अधिनियम की समीक्षा, इस अधिनियम की समीक्षा 10 वर्षों बाद, या कहें तो 1929, 10 वर्षों बाद की जाएगी। 10 वर्षों का समय दिया कि 10 वर्षों बाद हम एक बार इस अधिनियम की भारत में क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। ये अधिनियम भारत में सफल हुआ कि नहीं हुआ, किस प्रकार से इसका प्रभाव रहा, हमने जो अवधारणाएं रखी थी, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, क्या हम उस एक्सपेक्ट को पूरा कर सकते हैं, हमने जो सोचा था क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा। इसकी समीक्षा कब करनी थी, 1929 में करनी थी।
लेकिन जब आ जाता है तो हमें एक बार गौर से उस चीज को देखना पड़ता है। इस लेकिन का मतलब क्या हुआ कि जो भारत के अंदर जो स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम जो प्रारंभ हो चुका था, जो लोगों में जो संगठन बनने प्रारंभ हो चुके थे, जिस प्रकार की राष्ट्रभक्ति पूरे देश में फैल रही थी, जिस प्रकार के कार्यक्रम इस वक्त भारत में चल रहे थे, वो अंग्रेजों के बिल्कुल खिलाफ चल रहे थे। अंग्रेजों को भारत से बाहर करने की साजिशें चल रही थी। तो इन्होंने और एक संविधान सभा की भी मांग चल रही थी कि भारत के लिए अलग से संविधान हो, भारत को स्वशासन सौंपा जाए। तो उसी के आधार पर इन्हें 2 वर्ष पहले ही समीक्षा के लिए एक आयोग बनाना पड़ा। तो इन अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग भारत भेजा, एक 7 सदस्यीय आयोग को भारत में भेजा, जिस आयोग का नाम रखा गया साइमन आयोग। साइमन कमीशन या साइमन आयोग को भारत में भेजा गया। 1919 के इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए एक आयोग 1927 में ही भारत में भेज दिया गया। यह जो साइमन आयोग है, इसके जो अध्यक्ष थे, वो थे जॉन साइमन। ये एक वैधानिक आयोग था, वैधानिक आयोग था। वैधानिक आयोग का मतलब यह था कि इस आयोग को बनाने के लिए ब्रिटिश संसद में एक कानून पारित किया गया, एक कानून पारित किया गया, एक विधेयक पारित किया गया। उस विधेयक या उस कानून के तहत इस साइमन आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष किसको बनाए गए, जॉन साइमन को बनाए गए। ये एक वैधानिक आयोग था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य। ये एक 7 सदस्यीय आयोग था। तो सभी सदस्य थे वो ब्रिटेन के थे, सभी ब्रिटेन से थे। जो 7 सदस्य थे कहां से थे? ब्रिटेन से थे। अब भारतीय लोगों ने इस आयोग का विद्रोह किया, इस आयोग का विद्रोह किया कि भारत के लिए जो कानून बनाया गया है उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। जिस देश के लिए आप समीक्षा कर रहे हो, जिस अधिनियम के आप समीक्षा जिस देश के लिए कर रहे हो, उस देश का एक भी व्यक्ति इस आयोग में शामिल नहीं है। तो आप किस प्रकार से ये समीक्षा कर सकते हो? आपको क्या पता चलेगा कि भारत में किस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही है? इसको लेकर के पूरे भारतीयों ने इस साइमन आयोग का क्या किया, विरोध किया और काले झंडे दिखा करके इस आयोग में जो अध्यक्ष है जॉन साइमन, इनको गो साइमन का नारा लगाया गया। काले झंडे दिखाए गए और गो साइमन का क्या लगाया गया, नारा लगाया गया। पूरे भारतीयों ने इनका क्या किया, विरोध किया। तो इस प्रकार से ये जो आयोग था ये भारत में असफल हुआ और ये जो 1919 का ये अधिनियम बनाया गया, इसमें ये सारी जो व्यवस्था की गई जो आज हमने देखी। तो कैसी लगी आज की ये क्लास, आप हमें कमेंट में जरूर बताना। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।